नमस्कार, वेलकम टू यू इन अवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है और जिस विज्ञप्ति में प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य यानी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज और प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा हेतु अनुपूरक विज्ञापन जारी किया गया। साथियों, अनुपूरक विज्ञापन जारी किया गया का मतलब है कि इससे पहले भी इसका विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कई सारे रूल्स चेंज कराने के कारण उत्तराखंड शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बाद दोबारा आयोग ने यानी कुछ परिवर्तन करके इस विज्ञप्ति को जारी किया गया। तो अगर विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज यानी 19 सितंबर 2025 है और आप ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 22 सितंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि यानी आवेदन पत्र को भरने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2025 रात्रि 12 बजे तक और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से जमा करने की तिथि है 12 अक्टूबर 2025। साथियों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन किए जाने हेतु समय है 18 अक्टूबर 2025 से और 27 अक्टूबर 2025 तक। डिस्कस करेंगे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा 2024 हेतु पूर्व में विज्ञापन दिनांक 11 मार्च 2024 प्रकाशित किया गया था और जिसके सापेक्ष 29 सितंबर 2024 को निर्धारित परीक्षा को शासन की पत्र संख्या ... के क्रम में विज्ञप्ति संख्या 13 सितंबर 2024 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था और दोबारा से ये विज्ञप्ति आई है। तो पढ़ेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण निर्देश है कि अनुपूरक विज्ञापन के क्रम में प्रश्नगत पद पर आवेदन करने हेतु केवल उत्तराखंड सरकार के अधीन राजकीय विद्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त अनुपूरक विज्ञापन के बिंदु संख्या 5 में वर्णित अनिवार्य अर्हकारी सेवा दिनांक 1 जुलाई 2025 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। साथियों, सबसे पहली बात है कि इसके लिए केवल और केवल वही एलिजिबल होंगे जो उत्तराखंड सरकार के विद्यालयों में यानी माध्यमिक विद्यालयों में एज LT के पदों पर और लेक्चरर के पदों पर कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं, वही केवल इस आवेदन के लिए या इस विज्ञप्ति के लिए या इस भर्ती में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वो भी वे लोग जो निम्नलिखित आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 12 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है। यानी स्नातकोत्तर यानी MA में कम से कम 50% होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए पूर्व प्रकाशित विज्ञापन परिशिष्ट 1 लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पाठ्यक्रम के परिशिष्ट 2 दिव्यांगजन आरक्षण संबंधी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट 3 न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट 4 अलग अलग परिशिष्ट दिए गए हैं जहाँ जहाँ जो बताया गया है। अब हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों का क्या क्या विवरण है। तो अगर रिक्तियों की विवरण की बात करें तो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के जो पद हैं यानी जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के पद हैं वो लगभग 624 पद हैं और इन 624 पदों में जो दिव्यांगजनों की श्रेणी और अलग अलग श्रेणी बनाई गई है और उनके लिए हैं 24 पद रिक्त रखे गए हैं PH के लिए। फिर इसमें बालिका इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो बालिका इंटर कॉलेज में टोटल जो पद हैं वो 68 पद हैं और 68 पदों में से जो 68 पद हैं उन 68 पदों में से जो 2 पद रखे गए हैं वो दिव्यांगजनों के लिए रखे गए हैं
और अगर टोटल की बात करें तो टोटल प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में 600 पद हैं जो सामान्य शाखा के लिए, और बालिका इंटर कॉलेज में 66 पद हैं जो सामान्य शाखा के लिए रखे गए हैं। इसके बाद अगर वेतनमान की बात करें तो ये साथियों लेवल 12 का पद है, और लेवल 12 का जो पद होता है वो 78,800 से स्टार्ट होता है। और पद का स्वरूप अगर बात करें तो ये समूह का यानी समूह का पद है और राजपत्रित पद है। और अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो ये है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना जरूरी है। यानी इससे पहले क्या होता था कि जो लेक्चरर का अपॉइंटमेंट होता था वो बिना बीएड के आधार पर होता था, यानी बिना बीएड के, यानी केवल एमए के आधार पर होता था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका बीएड नहीं है लेकिन वो लेक्चरर बने हुए हैं, तो उनके लिए आयोग ने और शासन ने एक नियम चेंज किया कि भाई केवल एमए होना चाहिए प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए, और वो भी 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी एमए या एमएससी या एमकॉम की डिग्री या पीजी की डिग्री होनी चाहिए। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के पदों के लिए उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक, और जो प्रधानाध्यापक होते हैं हाई स्कूल में, यानी जो हाई स्कूल होते हैं उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्रधानाध्यापक बोलते हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी माना बात, अगर कोई हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक है या प्रिंसिपल है तो उनकी 2 साल की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए, वो इस पद के लिए यानी प्रधानाचार्य के पद के लिए एलिजिबल है। और अगर माना बात और कोई कैंडिडेट है, तो जैसे माना बात कोई लेक्चरर है तो लेक्चरर में उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत, यानी उत्तराखंड सरकार में ही कार्यरत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई केबी में है या कोई दूसरे राज्य में है, वो एलिजिबल नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, यानी पहले ही दिन यानी जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई उस दिन तक की कम से कम 10 वर्ष की निरंतर और संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर है कि एलटी यानी एलटी टीचर भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो कौन से एलटी टीचर एलिजिबल होंगे? उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी ऐसे एलटी टीचर या ऐसे लेक्चरर जिन्होंने प्रमोशन लेकर के भी कम से कम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। फिर है कि उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक या लाइसेंस टीचर एलटी टीचर जिन्होंने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल में सामान्य शाखा या राजकीय इंटर कॉलेज में सामान्य शाखा में जिन्होंने सहायक अध्यापक एलटी के पद पर कम से कम 15 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली। तो लेक्चरर के लिए 10 साल है तो कि 10 साल की सेवा कर ली हो, और एलटी टीचर के लिए कि 15 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो जिन्होंने भी एज अ एलटी टीचर 15 साल की सेवा पूर्ण कर ली है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, और जिन्होंने लेक्चरर में 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है वो इस प्रधानाचार्य भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, और वो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद जो भी मेरिट बनेगी, मेरिट में वरीयता क्रम में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 600 नंबर तक जो भी आएंगे तो उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा राजकीय इंटर कॉलेज में, यानी उत्तराखंड के जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं। इसके बाद जो बालिका इंटर कॉलेज है तो बालिका इंटर कॉलेज में भी वही रखा गया है कि 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, और लेक्चरर में कम से कम 10 वर्ष की सेवा और एलटी में कम से कम 15 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर ली हो। इसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम में पैटर्न रहने वाला है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसके एमसीक्यू टाइप्स भी हम इसमें अपने चैनल में दिखाते रहेंगे, और उन एमसीक्यू टाइप्स से भी आप अपनी तैयारी को एक
अच्छा रन कर सकते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन शुल्क अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है आवेदन शुल्क, और 22 रुपये 30 पैसा प्रोसेसिंग शुल्क, और टोटल है 172 रुपये 30 पैसा आवेदन शुल्क है। ठीक है। इसके बाद अगर पीएच की बात करें या दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो इनके लिए कोई शुल्क आवेदन शुल्क नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है तो इनका 22 रुपये 30 पैसा या 23 रुपये आवेदन शुल्क पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या पेपर रहने वाला है। तो अगर इसमें दो क्वेश्चन होंगे, दो प्रश्न पत्र होंगे, और अगर दोनों प्रश्न पत्र की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो सामान्य अध्ययन पर बेस्ड होगा, और सामान्य अध्ययन के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर पूछा जाएगा, यानी भाषा कुशलता पर पूछा जाएगा, और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और अधिकतम 120 मार्क्स के होंगे, और जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र सेकंड है, प्रश्न पत्र सेकंड में प्रिंसिपल से रिलेटेड, यानी कैसे शैक्षिक नेतृत्व को बढ़ाना है, कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को बढ़ाना है, प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाना है, इस प्रकार के लगभग 180 क्वेश्चन होंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और जब प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होगा तो इसमें 360 नंबर का दिया गया, और जो टाइम दिया गया 3 घंटा दिया गया है। इसके बाद सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपने क्लिक करना है। अगर इसके बाद क्या है कि कुल अंक लिखित परीक्षा के 480 हो गए, और जो इंटरव्यू भी होगा वो इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, और कुल नंबर यानी लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार मिला के हो गए 540 नंबर। इसके बाद है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि प्रश्न पत्र 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र 1 में, यानी प्रश्न पत्र 1 में वो 120 नंबर के पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे। और सबसे पहला इसमें कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर और यूजेज विद एम्फेसिस ऑन द कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज ऑफ करेक्ट प्रपोर्शन, यानी एक इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, और पैसेज में कम से कम 4-5 मार्क्स का आपको ये दिया जाएगा, आपने उस पैसेज से छांटने हैं और उस पैसेज से छांट करके आंसर देने। कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, वर्ड पावर पूछे जाएंगे, ग्रामर्स पूछी जाएगी। ग्रामर में स्पेशली जैसे कॉमन एरर पूछे जाएंगे। कॉमन एरर के साथ साथ जैसे प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, जैसे इन का, ऑन का, एट का और अबव का, अंडर का, बिलो का, इनका यूज़ करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, टेंसेस पूछे जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, और एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स जो होंगे इसमें फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है यानी सामान्य अंग्रेजी से, इसमें 20 नंबर के पूछे जाएंगे। 20 नंबर का अंग्रेजी होगा और 20 नंबर का ही हिंदी होगा, यानी 40 नंबर का लैंग्वेज से। तो हिंदी की अगर बात करें तो स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम और तद्भव शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य ज्ञान। अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कोई अन्य समसामयिक मुद्दे, उम्मीदवारों से अपेक्षा ये की जाती है कि उत्तराखंड के संदर्भ में भी उपरोक्त विषयों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हों। यानी 40 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाएंगे इसमें, और करंट अफेयर के साथ साथ उत्तराखंड के बारे में भी पूछा जाएगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में भी पूछा जाएगा। इसको उत्तराखंड को भी आप अच्छे से करें। इसके बाद है कि कुछ क्वेश्चंस आपको तर्क क्षमता से यानी रीजनिंग से या मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, जिसमें समानताएं, सादृश्यता और असमानताएं यानी भिन्नता, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने की क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण एवं अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक फलन आदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा। जो फोर्थ पार्ट होगा वो कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर में जैसे नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, दशमलव और बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कंप्यूटर की परिभाषा और उसके घटक, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं,
सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनके बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या, थर्ड जनरेशन में क्या, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट्स पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पार्ट्स पूछे जाएंगे, मेमोरी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, रैम, रोम, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, आईपी और एड्रेस, इंटरनेट, लैन, वैन, ईमेल, विश्वव्यापी वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट और कंप्यूटर और वायरस और मल्टीमीडिया के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था फर्स्ट प्रश्न। अब सेकंड क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें, प्रश्न पत्र सेकंड की बात करें, तो इसमें शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ 180 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे वो होंगे 360 मार्क्स, और जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे। इसमें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग, यानी अलग अलग आयोग आए, जैसे मुदालियर आयोग आया, कोठारी कमीशन आया, राधाकृष्णन कमीशन आया, यानी माध्यमिक आयोग 1952 आया, शिक्षा आयोग यानी जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं 1964-66 आया। इनके बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या नीतियाँ इन्होंने लागू की, जो नीतियाँ इन्होंने लागू की क्या वो अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, और क्या वो अभी भी यानी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है कि नहीं है। इसके बाद पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी राष्ट्रीय NEP 2020 के बारे में, और विद्यालय शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पूछा जाएगा कि जो 2009 अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था, उसमें क्या क्या जो रिकमेंडेशन की गई वो की गई, और कौन कौन सी रिकमेंडेशन फुलफिल हुई है, कौन कौन से नहीं हुई है, और क्या क्या उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के क्या क्या प्रावधान है, यानी प्राथमिक लेवल पे क्या है, माध्यमिक लेवल पर क्या है, क्या क्या प्रावधान है। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो शैक्षिक नेतृत्व से पूछे जाएंगे। शैक्षिक नेतृत्व में जैसे एक अच्छे नेतृत्व का अर्थ एवं विशेषताएं, कैसे सामंजस्य करना, कैसे टीम वर्क कराना है, उन नेतृत्व के सिद्धांत क्या है, उन नेतृत्व के प्रकार क्या है, और उन नेतृत्व के गुणों एवं विकास एवं प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, और उनका मापन कैसे किया जाता है, कैसे उनका मेजरमेंट करना है। इसके बाद 30 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शैक्षिक संस्था का प्रशासन से पूछे जाएंगे, जैसे संस्थागत योजना से, उसके संस्थागत योजनाओं के क्या अर्थ है, संस्थागत योजना कितने प्रकार की होती है, पाठ्यचर्या के बारे में पूछा जाएगा, करिकुलम के बारे में पूछा जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है, क्या प्रकार है, क्या महत्व है, इनके बारे में पूछा जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या क्या है, कैसे कैसे पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन दिए जाने चाहिए, पहले सिंपल क्वेश्चन दिए जाने चाहिए, फिर उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिए जाने चाहिए, फिर और हार्ड किए जाने चाहिए, और कैसे पेपर का निर्माण किया जाता है, उस सारे ये जो है शैक्षिक संस्था और प्रशासन में पूछे जाएंगे। फिर है कि शैक्षिक संस्था हेतु समय सारणी का क्या महत्व है, यानी जो टाइम टेबल स्कूल में होता है उसका क्या महत्व है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस सब्जेक्ट को पहले लगाना है, किस सब्जेक्ट को बाद में लगाना है, किस सब्जेक्ट को लास्ट में चांस देना है। विद्यालय अनुशासन का महत्व क्या है, यानी विद्यालय में अनुशासन का महत्व क्या है। अनुशासन में जैसे बच्चों की ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस कैसी होनी चाहिए, फिर बच्चों का जो बच्चे प्रेयर करते हैं, प्रेयर कैसी होनी चाहिए, प्रेयर में क्या क्या शामिल किए जाने चाहिए, यानी थॉट्स बोले जाने चाहिए, फिर डेली न्यूज़ बोली जानी चाहिए, कैसे बच्चों में एक लीडरशिप की भावना को क्रिएट किया जाए, तो ये सारा इसमें पूछा जाएगा। फिर है अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन के प्रकार और संरचनात्मक योगात्मक के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद फिर है 20 प्रश्न यानी 40 नंबर का पूछा जाएगा शैक्षिक संस्थान में समावेशन से, यानी समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या उसकी आवश्यकता है, समावेशी विद्यालय वातावरण, भौतिक संसाधन, शिक्षक एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व क्या है, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रावधान क्या है, विद्यालय में परामर्श एवं निर्देशन की क्या क्या कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, और कैसे कैसे विद्यार्थियों को परामर्श और निर्देशन भी दिए जाने चाहिए। अशक्त व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी अशक्त विद्याओं यानी PH के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, अधिनियम 1995 और अधिनियम 2016 जो संशोधन किया गया है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर जो 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी 60 मार्क्स का, वो विद्यालय प्रशासन के बारे में, यानी विद्यालय प्रशासन का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके कार्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं विद्यालय प्रशासन के, कार्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, उद्देश्य, कार्य एवं आवश्यकता, क्या आवश्यकता है कार्यालय प्रबंधन की, संगठनात्मक वातावरण के बारे में पूछा जाएगा, संगठन का अर्थ, विद्यालय एक संगठन के रूप में संगठनात्मक वातावरण की विमाएँ पूछी जाएगी, विद्यालय में प्रबंधात्मक
द्वंद्व की प्रकृति और द्वंद्व के प्रकार, द्वंद्व कैसे पैदा होता है, द्वंद्व प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, अगर कहीं लड़ाई हो गई, आपसी मनमुटाव हो गया, तो उसमें प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है प्रधानाचार्य के गुणों के बारे में, भौतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं नैतिक गुण एवं प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य के दायित्व के बारे में पूछा जाएंगे कि जो प्रधानाचार्य है उसके भौतिक रूप से कैसा होना चाहिए, उसका संज्ञानात्मक रूप से कैसा होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सामाजिक और नैतिक गुण के बारे में एक प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य के दायित्व के बारे में पूछा जाएगा। योजनात्मक, संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं मूल्यांकनात्मक के बारे में पूछा जाएगा। शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, शैक्षिक संसाधनों में संसाधन प्रबंधन की अगर बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, क्या उसके सिद्धांत है। विद्यालयों में संप्रेषण प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं हैं, भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, विद्यालय में संसाधन प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसके बाद है शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन, शैक्षिक संस्थानों में वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाए। जो वित्त है, वित्त से रिलेटेड शैक्षिक वित्त का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, शैक्षिक वित्त को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, और जो शैक्षिक बजट होता है उसकी कितनी आवश्यकता होती है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कितना उसका नियंत्रण करना है, बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृतिकरण कैसे करना है, शैक्षिक वित्त के क्या क्या स्रोत होते हैं, जो स्रोत है उसके बारे में पूछा जाएगा कि सार्वजनिक निधि होती है, निजी निधि होती है, स्थानीय निकाय निधि होती है। फिर है सहायता, अनुदान प्रणाली, राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा कैसे अनुदान दिया जाता है, जैसे मानववाद पंचायत लेवल पर कैसे अनुदान दिया जाता है, फिर लेजिस्लेटिव लेवल पर कैसे अनुदान दिया जाता है, या पार्लियामेंट्री लेवल पर कैसे स्कूलों को अनुदान दिया जाता है, इसकी प्रणाली क्या है, क्या लागत है, क्या प्रभाव प्रणाली है। वित्त प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यवेक्षण के बारे में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे कि विद्यालयी पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, कैसे पर्यवेक्षण होना चाहिए, पर्यवेक्षण की योजना के क्या कार्य हैं, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व हेतु पर्यवेक्षण की क्या आवश्यकता है, और विद्यालयी पर्यवेक्षण का संगठन एवं क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, और पुनर्वलन का पर्यवेक्षण में उपयोग कैसे होना चाहिए, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने डिस्कस किया प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती के बारे में, तो अब इस बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो सेकंड पेपर है इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहें और ऑब्वियसली आप जो प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती है इसमें सफल होंगे। धन्यवाद।